नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और किसानों का आंदोलन देश भर में काफी तेज चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि 3 जो नए बदलाव किए गए हैं खेती किसानी से जुड़े हुए, उसको लेकर के काफी ज्यादा विरोध है और पूरा विपक्ष एक तरीके से कहें तो इस मुद्दे पे लामबंद होता हुआ दिख रहा है। केवल विपक्ष ही नहीं, अब एनडीए के जो सहयोगी दल थे उसमें आपने सुना होगा कि पहले जो एक मंत्री थी शिरोमणि अकाली दल की, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनकी पार्टी ने एनडीए से अपना नाता भी तोड़ लिया है। हरियाणा में जो उनकी सहयोगी पार्टी है दुष्यंत चौटाला जी, वो भी विचार कर रहे हैं इस मुद्दे पे गृहमंत्री जी से बात करेंगे, यानी वहां उनको भी थोड़ी बहुत नाराजगी दिख रही है। तो अपना वोट बैंक या अपने लोगों को समझाने बचाने के लिए ये एक पोजीशनिंग, एक पोस्चरिंग करनी पड़ रही है। तो यहाँ 2 तरह से सवाल उठते हैं। एक ये सवाल उठता है कि जो किसानों का विरोध है वो मेरिट और डिमेरिट पे हो सकता है। दूसरा जो है राजनीतिक तरीके से भी इसको देखना चाहिए कि एनडीए विपक्ष तो छोड़िए, अपने सहयोगियों को भी नहीं समझा पा रहा है कि ये बिल अच्छा है किसानों के लिए, क्योंकि उनके सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे पहलुओं से कि राजनीतिक तौर पे, जैसे हमने अपने इस शो का नाम दिया है किसान कानून भारी पड़ेगा, किसको भारी पड़ेगा मुझे नहीं पता है। ये सरकार को भारी पड़ सकता है, विपक्ष को भारी पड़ सकता है, शिरोमणि अकाली दल को भारी पड़ सकता है, किसान को भारी पड़ सकता है। हम तो सिर्फ पड़ताल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल को लेकर इतना विरोध क्यों है और राजनीतिक तौर पे एनडीए अपने सहयोगियों को ये क्यों नहीं समझा पा रही है। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ आर्थिक मामलों की जो समिति है उसको हेड करते हैं, तो इसके जो बहुत सारे आर्थिक पक्ष हैं वो भी समझ में आएंगे। राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान संघ के नेता हैं, अध्यक्ष हैं और स्वयं किसान भी हैं, तो मसलों को समझेंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं। दुष्यंत नागर जी हैं, जो किसान संघर्ष समिति के संयोजक हैं, इनसे भी समझेंगे। साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार और सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में कि जिस तरीके से पूरा ये माहौल बना है उसको 2 दृष्टियों से देखना चाहिए, एक राजनीतिक दृष्टि से और दूसरा उसके मामले के मेरिट डिमेरिट से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपका स्वागत है। और पहला सवाल आपसे ही है कि इस मुद्दे की मेरिट डिमेरिट पे चर्चा तो होगी ही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप अपने सहयोगियों को भी, एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की जो मंत्री थी, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो विपक्ष ने यह कहा कि ड्रामा है, आप मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने एनडीए भी छोड़ दिया है, यानी शिरोमणि अकाली दल ने। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एनडीए अपनी बात नहीं समझा पाता? देखिए, इसमें हमें जो इसका राजनीतिक पक्ष भी समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विरोध अगर कुछ जगहों पे हमें दिख रहा है इस पूरे तीनों बिलों का, कानूनों का, तो वह पंजाब और कुछ हद पे थोड़ा बहुत हरियाणा में दिख रहा है। वहां पे क्या समस्या थी कि वहां पे बिचौलियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरी मंडी के पूरे स्ट्रक्चर पे कब्जा किए हुए थे, और किसानों से तो अलग प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, लेकिन वह जो बहुत बड़ा वर्ग था वह एक्सप्लॉयटेशन और उस पूरे जो बिचौलियों का जो प्रॉफिट था वो अपना पॉकेट करता था, और वह लोग इस चीज को फ्यूल कर रहे हैं। एक दूसरा, वहाँ की जो सरकार है उसके मंशा ये है कि किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पे राजनीतिक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, मोदी सरकार को घेरना है। तीसरी बात यह है कि वह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि एमएसपी को हटा लिया गया है, जबकि इस बिल में, तीनों बिल में से किसी में भी एमएसपी के बारे में या एपीएमसी बारे के स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात नहीं है। तो गलतफहमी पैदा करना, उनके जो बरगलाना और जो बिचौलिए हैं उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, उनके इंटरेस्ट को, क्योंकि ये बिल हर्ट करता है, उनको इस एजिटेशन में सामने लेके आना। और तीसरा, प्रोक्योरमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो पंजाब में ज्यादा हो रहा था, बाकी पूरे किसी भी देश में और किसी भी स्टेट्स में एमएसपी पे सरकार घोषणा तो करती है, लेकिन स्टेट सरकार उतना प्रोक्योरमेंट नहीं करती थी, और इसलिए वैकल्पिक बाजार की बहुत आवश्यकता थी, उसकी उतनी आवश्यकता पंजाब में नहीं है। तो यहाँ की लोकल राजनीति को आप एक स्टेट को, 36 स्टेट में से एक स्टेट की स्थिति को लेके
पूरे देश के किसानों की स्थिति को आप नई एनालिसिस कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये गलतफहमी है, क्योंकि अगर कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट भी देखें, उनके मैनिफेस्टो को देखें, कांग्रेस के बाद में आते हैं, दोनों में इस बात को उन्होंने कहा है कि मार्केट रिफॉर्म चाहिए। मनमोहन सिंह जैसे, गोपाल जी कांग्रेस में बाद में आते हैं, पहले तो मेरा सवाल ये था कि आप जो बात अभी आपने कही, अगर इसको सच भी मान लें तो आप अपने सहयोगियों को जो आपके साथ सरकार में थे अब तक, शिरोमणि अकाली दल की मैं बात कर रहा हूं, उनको ये बात क्यों नहीं समझा पाए कि आप उन आढ़तियों, उन व्यापारियों और कुछ गुमराह किसानों के झांसे मत आइए? ये बात आपको समझानी चाहिए अगर आप इतना कन्विंस्ड हैं तो। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? और अब दुष्यंत चौटाला भी नाराज दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गृहमंत्री से बात करूंगा। बता दूं, नहीं देखिए, मैं इसलिए नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉब्लम ये है कि जो पंजाब की, मैंने आपको क्या कहा कि पंजाब की स्थिति एक थोड़ी अलग थी, और वहां की लोकल राजनीतिक प्रभाव जो है उसका भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंश है कि एनडीए से अकाली दल ने आज यह बात अपने आप को अलग किया है। नहीं तो 5 जून से यह ऑर्डिनेंस आ गया था। पार्लियामेंट की संसदीय समिति ने जो कृषि क्षेत्र में, उसकी रिकमेंडेशन थी कि मार्केट में हमें रिफॉर्म करने हैं, और कई सारी कमिटीज है एग्रीकल्चर सेक्टर की, उन सब ने किसानों के जो फार्मासिस्ट हैं, ये जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं कृषि क्षेत्र के, उन सब ने इस बात को एग्री किया है कि मार्केट रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो जो पंजाब की राजनीतिक परिस्थिति है उसके ऊपर उसका प्रभाव अकाली दल पे भी होता है, लेकिन एक स्टेट की स्थिति को पूरे देश के साथ नहीं मिला के देखा जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें लार्जर इंटरेस्ट में, और तो कहीं ऐसा आंदोलन नहीं है और कोई किसान इसके खिलाफ नहीं है, किसान के सारे संगठन इसके सपोर्ट में हैं। शरद पवार जी जैसे लोगों ने भी ऐसे बिल के रिफॉर्म की बात की है, और फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। तो फिर कहां पे समस्या है? कौन सा किसान है जो इसके खिलाफ बात कर रहा है राजनीतिक लोगों के अलावा? यह हमें समझना चाहिए। नहीं, मैं और उसी का प्रभाव है कि अकाली दल जो उसकी लोकल राजनीति, जो बात आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही है, इस समय बैठ के आप पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आपके वो सहयोगी जो उनको आप बार बार कह रहे हैं कि वो लोकल पॉलिटिक्स है, तो लोकल पॉलिटिक्स में आप भी तो वहां पे हैं, आपको चिंता नहीं, उनको ज्यादा चिंता है। नहीं, पंजाब की स्थिति भी फर्क है ना। मैंने आपको क्या बताया, पंजाब में नाराज है, हरियाणा में क्यों नाराज है दुष्यंत? नहीं, हरियाणा थोड़े जिनको गलतफहमी, बाकी जगह पे गलतफहमी का प्रचार, गलत एमएसपी बताओ, आप इनसे पूछ लीजिए किसी से कि हमने क्या एमएसपी हटाने की बात की है क्या इस बिल में। लेकिन हर जगह ये चर्चा, गलतफहमी प्रचार कर रहे हैं कि एमएसपी हटा लिए जाएगी। एपीएमसी जो है, जो स्टेट का सब्जेक्ट है, जिसमें केंद्र का कोई भी रोल नहीं है, हमारा संविधान का एपीएमसी लोकल मंडीज में केंद्र सरकार को कोई भी अधिकार नहीं देता कि वो खत्म कर सकते हैं। तो फिर भी ये कह रहे हैं कि एपीएमसी खत्म कर दिया जाएगा, तो कैसे केंद्र कर सकता है बताइए आप? ये बताएं तो सही, कोई प्रश्न तो करें जिसका किसानों को तो गलतफहमी, अगर आप गलत प्रचार, दुष्प्रचार और गलतफहमी क्रिएट करेंगे, और वहां पे आप मिडिलमैन का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट खराब हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लोग अपोज करने लग जाएंगे। वो एक वर्ग है जिसका की इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। नहीं तो आज 70 साल से यह जो एपीएमसी का जो एकाधिकार है, जिसमें किसानों को पूरी तरह से लूटा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको वैकल्पिक बाजार नहीं बनने दिया जाता। आप तो नीरज जी समझ क्यों नहीं, बाहर का कोई इंटरस्टेट आप मंदसौर में प्याज 2 किलो किसान को बेचना पड़ता है, दिल्ली में इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, 20 रुपए किलो क्यों नहीं खरीद? गोपाल जी रुकिए थोड़ा। अब जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो सीधे तौर पे डे बाय डे इनसे जुड़े रहते हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश टिकैत जी, आप तो मतलब पीढ़ियों से किसान राजनीति कर रहे हैं या किसानों की बात उठाते हैं और बहुत करीब से इससे जुड़े हुए हैं। क्या जो गोपाल जी कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, मेरिट पे उतना विरोध नहीं है, आप मानते हैं इस बात को या आपको लगता है कि नहीं गलत कह रहे हैं? मतलब किसान दिल्ली के इंडिया गेट पे ट्रैक्टर जलाने लग रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जो किसान कौन ट्रैक्टर जला रहा है? अरे आपके पास कांग्रेस का कोई किसी हकीम ने बता दिया बीच में बोलना? गोपाल जी एक मिनट बात करने कैपेसिटी रखो ना, आप सुन लो भाई। अगर नहीं सुनने की आदत है तो भाई कोई इलाज है नहीं, वो तो
किसी पे कोई इलाज है नहीं। आप सुन लो, अब आपकी बात सुनी है तो आपको सुनने की कैपेसिटी रखनी चाहिए ना। देखो है क्या मामला, ये पिछोलवा को और उसको कह रहे कि हो जाएंगे। अब किसान कहां बेचेगा? वो घर घर 2-2 किलो अनाज बेचता फिरेगा। और आगे रुझान तो आने शुरू हो गए ना। आप तो कह रहे कि वन देश किसान अपना पूरे दुनिया देश में कहीं पे भी सामान बेच सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्यों बैन लगा दिया? क्यों रोक दिया? वहां का उत्तर प्रदेश का धान वहां पे जाता हुआ, मतलब कल ही साइन हुए हैं राष्ट्रपति के, और कल ही उन्होंने रोक दिया, वहां पे बैन लगा दिया बॉर्डर पे। कहां बेचेगा किसान ले जाके? मंडियों को आप खत्म कर रहे हो, आप बिचौलियों को आप खत्म कर रहे हो, तो कहां बेचेगा? कहां लेकर जाएगा किसान इसको? भाई बिचौलियों के बगैर तो शादियां भी नहीं होती आज। मतलब किसान कहां लेकर जाएगा इसको? कोई रास्ता है आपके पास में? एमएसपी पे खरीद आपकी कहां हो रही है? एमएसपी पे 1100 रुपए पे धान बिक रहा है उत्तर प्रदेश में। उसमें हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पे खरीद हो जाती थी। यहां पे भी आप देख लो, 1 अक्टूबर से शुरू होगी। यहां पे कहां कहां वो होगा? आपका इलाज करेगी या कि जनता की इलाज करेगी? ये पुलिस स्टेशनों में धान भरेगी, डीएमडीसी के ऑफिस में धान भरेगी जब इसका खरीद नहीं होगा। क्योंकि बिचौलियों को तो आप नहीं खरीदते, तो ये कहां लेकर जाएगा? ये उससे हाथ से कूट के और ये 1 किलो अनाज बेचता फिरेगा किसान। ये देश से मंडियां खत्म होगी, देश से एमएसपी खत्म होगी, बड़ा व्यापारी इसमें आएगा, छोटा व्यापारी खत्म होगा पूर्ण रूप से। ये सारी चीजें देश से खत्म होगी। डब्ल्यूटीओ से इनको पैसा चाहिए। ये कटोरा लेके भीख मांगते फिरे। उन्होंने कहा कि ये खत्म करो, आप अपने जो एमएसपी ये देते हो ना, ये खत्म करो, जब हम वर्ल्ड बैंक का पैसा आपको देंगे। उनके दबाव में पूरा काम कर रहे हैं। हम किसी कांग्रेस और उसके पक्ष में नहीं है जी। जो भारत सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी किसी भी सरकार की रही हो, जिसकी भी पार्टी रही है, वही वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में काम करता है। जब तक हम पॉलिसी में चेंजिंग नहीं करेंगे, जब तक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में नहीं लागू होगी, जब तक किसान का यही हाल होगा। हम तो डब्ल्यूटीओ की जहां पे भी मीटिंग हुई पूरी दुनिया में, वहां जाकर विरोध करा है। ठीक है राकेश जी, ये आयोग पे किसान के जवाब साथ लेके खड़े आप ही हुए हो आने के। गोपाल अग्रवाल जी जवाब। देखिए, पहली बात कि यह इनको राकेश टिकैत जी के साथ मैं कई बार चर्चाओं में रहा हूँ, डायरेक्ट भी इंडिया गेट के भी, जब भूमि अधिग्रहण वाले विषय पे भी मैं इनके साथ रहा हूँ। पहली बात है कि इनको समस्या है, मैं मानता हूँ, उस बात को एग्री करता हूँ कि एमएसपी किसानों के हित में काम करती है। इस बात को तो हम भी मान रहे हैं और यह भी मान रहे हैं। तो अब और एपीएमसी जो है, लोकल मंडी भी किसानों के लिए काम देती है, उनके फायदा करती है, इस चीज में तो हम डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन असली बात अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये कांग्रेस और अपोजिशन विपक्ष और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एपीएमसी को खत्म कर रहे हैं और एमएसपी को खत्म कर देंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमने खत्म नहीं कर रहे। एपीएमसी के ऊपर केंद्र सरकार का खत्म करने का हमारा संविधान इजाजत ही नहीं देता, उसका पावर ही नहीं है, हमारा केंद्र का है ही नहीं, प्रदेश सरकारों की डोमेन में आता है। तो फिर हम तो खत्म कर ही नहीं सकते चाह के भी। तो फिर यह इनका आशंका खत्म हो जानी चाहिए कि एपीएमसी केंद्र सरकार कभी खत्म कर सकती है। पहली बात, एमएसपी जो है वह केंद्र सरकार घोषित करती है, लेकिन प्रदेश सरकारें उसको प्रोक्योर करती है मंडियों के थ्रू। तो जब मंडियां रहेगी, एमएसपी हम डिक्लेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, इस साल की संसद के अंदर हमने एमएसपी बढ़ा के डिक्लेयर कर दी 22 कमोडिटीज की, और हम प्रधानमंत्री और हम सब एश्योरेंस कर रहे हैं कि एमएसपी को हम नहीं खत्म कर रहे। तो और स्टेट सरकारों के हाथ में कि वो मंडियां भी रहेंगी, एमएसपी भी डिक्लेयर होगी, वहां से जितना मर्जी चाहे प्रोक्योर करे। तो फिर समस्या कहाँ है? ये तो असली बात ये है कि यह कह रहे हैं कि आप एमएसपी खत्म कर रहे हैं और एपीएमसी खत्म कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, कोई बिल में कुछ नहीं लिखा। यही तो असली विषय। इस चीज को नीरज जी जिस दिन आप पकड़ लोगे, तब हम इन बात से इससे एग्री कर रहे हैं कि एमएसपी चला गया और एपीएमसी खत्म हो गया तो किसानों का नुकसान होगा। लेकिन हम कह रहे हैं तो खत्म ही नहीं कर रहे। दुष्यंत को शामिल कर लेते हैं। दुष्यंत नागर जी, बताओ ना कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, किस क्लॉज में कर रहे हैं, कौन सा कहाँ लिखा है कि हमने खत्म कर रहे हैं? दुष्यंत नागर जी, मंडी खत्म नहीं हो रही है, दावा है इनका, ना एमएसपी खत्म हो रही है, फिर ये राजनीति क्यों हो रही है?
नहीं, पहले तो मैं देखिए काफी देर से हमारे गोपाल जी बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि बिचौलियों की जिनको चिंता है वो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पे सीधा हमला किया। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने रफाल की डील की HAL के साथ, जो सार्वजनिक क्षेत्र का भारत के अपने लोगों का उपक्रम था। इन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्ट छीन के एक निजी कंपनी को दे दिया। तो मिडिल मैन की चिंता किसको है? वो तो परिलक्षित होता है भाजपा के काम से, इनके आचरण से। दूसरा, मैं आपको रेट की बात कहना चाहता हूं। 2014 की बात कर लीजिए साहब, आज की बात भूल जाइए। 2014 में कपास के भाव, 2014 में धान के भाव, और इनके आज 6 साल बाद के भाव भी मैच करके ये दिखा दें। इनका काम है सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करना। आपने स्टॉक के लिए स्टॉकिस्ट की लिमिट क्यों खत्म की? कोई पूछने वाला नहीं है। कितना भी कोई स्टॉक करो, कल को उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? उपभोक्ता पे पड़ेगा, खरीदार पे पड़ेगा, भारत की गरीब जनता के ऊपर पड़ेगा। आज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन ये नहीं है कि सबको कत्ल करके 2 लोगों के लिए पूरे देश की किसानों की उत्पाद को आप सिक्योर कर दीजिए कि 2 ही लोग खरीद पाएंगे। आपने देखा है जब बड़े लोग आएंगे, छोटे लोग कहीं टिक पाएंगे कंपटीशन में? और दूसरा, भाई साहब कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं हुई, MSP खत्म नहीं हुआ। अरे भाई, MSP का आप एश्योरेंस दीजिए ना, कानून बनाइए। सर, देश में आज न्यूनतम मजदूरी तय है, न्यूनतम मजदूरी का कानून है कि इससे कम कोई मजदूरी दे नहीं सकता। आय का कानून है कि इससे अधिक कमाने वाले को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सरकार क्यों नहीं बनाती कानून कि अगर कोई 2200 रुपए प्रति क्विंटल से कम गेहूं खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आपने मंडियों में तो टैक्स है, बाहर प्राइवेट लोगों के लिए टैक्स नहीं है। मंडियां टिक पाएंगी? मंडियां नहीं टिक पाएंगी। और आज देखिए मक्का, आपके सामने लाइव उदाहरण है, मक्का का क्या MSP है और मक्का कितने में खरीदी जा रही है। मैंने अभी एक समाचार पत्र में पढ़ा, बिहार में, यूपी में तो 900-800 में बिक्री है, बिहार में 600 रुपए में मक्का बिक्री। पंजाब में मक्का का क्या भाव है? लागत कितनी आती है? अभी 2 मेहमान और हैं। C2 फॉर्मूले के साथ दुगना रेट देंगे। जब तो भाषण बड़े बड़े देते थे ये खुद ही, अभी तो MSP था तो फिर आप खुद मेरा सवाल कहाँ गया स्वामीनाथन आयोग? दुष्यंत जी, अरे कहाँ है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें? अरे धूल झाड़ के ले आइए भैया, लोगों को धोखा मत दीजिए। मेरी बात सुनिए ना, इसी प्रकार से ज्ञान देने लग जाते हैं भाजपा के सभी प्रवक्ता। 30 करोड़ टन अनाज पैदा नहीं है होता है साहब, हम पूरे भारत की चिंता की बात कर रहे हैं। हाँ सही, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। किसान प्रभावित नहीं होगा, उपभोक्ता भी प्रभावित अरे तो सुनो ना सर, आप दुष्यंत भाई, समझिए, 30 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। क्या ये कोई भी सरकार भाव तय कर सकती है इससे कम पे अनाज नहीं खरीदा जाएगा? आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं तय कर दिया था? ये एक कृषि सुधार आप कर देते कि इससे कम पे कोई अनाज नहीं खरीदा जाएगा, आपने भी नहीं किया था। कर देते आप। ये करने जा रहे थे, संसद में इन्होंने करने नहीं दिया। छोड़ो ना, इनके भाषण सुन लीजिए राज्यसभा में इनके नेता आदरणीय श्री, अरे सुनो ना मेरी बात, मैं तो मान रहा हूँ कि किसान विरोधी है, ये किसान विरोधी है। श्रीमती सुषमा स्वराज जी की भाषण सुन लीजिए आप, इन्होंने बिल को सही रूप में लागू नहीं होने दिया। अरे मैं कह तो रहा हूँ सर, आप देखिए कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको किसी भी सरकार की क्या ये हैसियत है कि वो ये तय कर दे कि अनाज इससे कम भाव पर नहीं खरीदा जाएगा? बड़ी बड़ी बातें मत करिए बैठ के दुष्यंत जी। तय होगा, किसी सरकार की हैसियत नहीं है कि वो 30 करोड़ टन अनाज एक तय कीमत पर खरीदे। फालतू की बातें हैं ये, फसल का खाली बोलने से थोड़ी हो जाता है। आप डिमांड सप्लाई भी देखेंगे ना कितना अनाज पैदा हो रहा है। चलिए दूसरे कानून आप बताइए, न्यूनतम आप बताइए ना, आपने कानून क्यों नहीं बना दिया था? क्यों नहीं बना दिया था? आपने कानून है या नहीं है? आपने किसान का कानून क्यों नहीं है? बना दिया? किसान की फसल खरीदने का कानून क्यों नहीं बनेगा? जानना चाहता हूँ। बनेगा किसान की फसल खरीदने का कानून, बनाया था? यही संसद बनाएगी। क्यों नहीं बनाया था? परिवर्तन होगा। क्यों नहीं बनाया था? अहंकार और घमंड गिरेगा। क्यों नहीं बनाया भारत था? के गरीब लोगों की, देश की क्यों नहीं बनाया था? भावनाएं जीतेंगी। ठीक नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी और कांग्रेस का मैं कहना अभय दुबे जी, समझदार लोगों की चर्चा का प्लेटफॉर्म। सर 2 मिनट रुकिए ना, सारी चर्चा आप ही लोग थोड़ी कर लेंगे। 2 विशेषज्ञ मेहमान भी बैठे हुए, वो भी जनता के बीच में जाते हैं। एक प्रोफेसर साहब है, एक पत्रकार जी है, उनसे जरा बात करने दीजिए। अरे सर सुनिए ना, आप सुनिए, अपने अपनी बारी में बोलिएगा सर। आवाज अड्डा में हम लोग सब कुछ समय देते हैं, पर्याप्त समय, अपना पॉइंट रखिए, आराम से रखिए। प्रोफेसर अभय दुबे जी, आपको भी लगता है ये क्या कि 30 करोड़ टन अनाज की एक कीमत तय कर दी जाए, उससे कम में कोई नहीं खरीदेगा? संभव है ये?
देखिए, विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस इस बात की तरफ दबाव डाल रहे हैं कि एमएसपी की खरीद को अनिवार्य, एमएसपी के दामों पर खरीद को अनिवार्य बना दिया जाए। लेकिन मैंने जितने विशेषज्ञों से बात की है और जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी इस मामले में बन पाई है, खासतौर से अपने संगठन के अंदर भी और बाहर भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होना संभव भी है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं जी। वो बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में गोपाल जी का ये कहना ठीक है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि वो भी एपीएमसी एक्ट को जो है वो रिपील कर देंगे और साथ में किसानों को अपना उत्पाद बेचने की आजादी देंगे। लेकिन साथ में कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि फार्मर्स की मंडियां बनाई जाएंगी और उनके उत्पाद को बिकने का एक समांतर और वैकल्पिक बंदोबस्त किया जाएगा। यहां पर अंदेशा क्या है कि ये जो कानून है, ये कानून एपीएमसी की मोनोपोली को खत्म कर देता है। बिल्कुल। लेकिन साथ में किसानों को ये नहीं लग रहा है, खासतौर से पंजाब और हरियाणा किसानों को ये नहीं लग रहा है कि जब ये खत्म हो जाएगी और मौजूदा मंडियां जो है हमारा अनाज नहीं खरीदेंगी, उस वक्त हमारे अनाज के बिकने का वैकल्पिक बंदोबस्त क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का, गोपाल जी की पूरी बात मैंने सुनी, गोपाल जी का फोकस यहां पर नहीं है कि भाई उनका वैकल्पिक बंदोबस्त क्या। जब एक व्यवस्था खत्म हो रही है, आप दूसरी व्यवस्था वैकल्पिक उनके सामने पेश नहीं कर रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट भी पेश नहीं कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं उसके बारे में। तो ऐसी हालत में बहुत सारे अंदेशे पैदा होते हैं और अंदेशे जब पैदा होंगे तो जाहिर है कि जो फार्मर्स हैं, यानी जो मजबूत किसान हैं, बड़े किसान हैं, वो संगठित हैं, वो आक्रामक तरीके से अपना आंदोलन कर सकते हैं और वो जहां जहां उनकी संख्या है वहां वो आंदोलन कर रहे हैं। तो आप जो बार बार पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से कि भाई आप अपने सहयोगी दलों को समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, न केवल अपने सहयोगी दलों को बल्कि किसानों तक भी भाजपा ये संदेश नहीं पहुंचा पा रही है कि हम मौजूदा बंदोबस्त खत्म करेंगे, ये मौजूदा बंदोबस्त ठीक नहीं था, इसका वैकल्पिक बंदोबस्त क्या होगा, इसका कोई भी ब्लूप्रिंट भाजपा ने अभी तक न किसानों के सामने न अपने सहयोगी दलों के सामने पेश किया है। यह है असली समस्या। जी गोपाल जी, असली समस्या का असली जवाब 30 सेकेंड। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि हमारी सुई अटक गई थी एमएसपी और पहले वाले बिल पे ही, 2 बिल और हैं जिसमें कि जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे जो अपर लिमिट है उसको हटाया गया है, वह समस्या का समाधान वहां पे, और दूसरा जो प्राइस एश्योरेंस है एग्रीमेंट करने की कमोडिटी का, वो जो तीसरा बिल है, ये तीनों मिला के ही वैकल्पिक व्यवस्था होगी। आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरे सप्लाई चेन में, वेयर हाउसिंग में, कोल्ड स्टोरेज में, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने 1955 का, जब आपको गेहूं के लिए भी अमेरिका के सामने भीख मांगना पड़ता था RL 480 में, उस तरफ की शॉर्टेजेस की व्यवस्था को आज 1955 की व्यवस्था को अभी जब प्रचुरता में प्रोडक्शन हो रहा है, जब किसानों को दूध को सड़कों पे फेंकना पड़ता है, आलू को सड़कों पे फेंकना पड़ता है और टमाटर को फेंकना पड़ता है और सड़कों पे बारिश में अनाज सड़ता है, उस वाले कानून को आज भी चला रहे 1955 के। अरे वह भी तो हमने बदला है। असेंशियल कमोडिटीज को हटाएंगे, लिमिट को हटाएंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, वैल्यू एडिशन होगा, वेयर हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट होगा, स्टोरेज चेन। नहीं, अभी मुझे पूरी बात करनी चाहिए। तीसरा बिल है प्राइस एश्योरेंस का। नीरज जी, ये महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक व्यवस्था के साथ तीनों बिल हमने लाए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब है कि किसानों को अपना माल बेचने के लिए, प्राइस एश्योरेंस के लिए अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है आने वाले समय के लिए, तो वह अपने प्रोड्यूस का, अदरक का फ्यूचर के 3 महीने के बाद के रेट के साथ किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ या रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। नहीं, रुकिए, मैं बता रहा हूँ क्यों रुकिए आप। जितनी मेहनत आप यहाँ करके ये सब चीजें समझा रहे हैं, उतना आप बिल से पहले से लोगों को समझाते हैं ना। आनंद फानन में आपने सब कर दिया, अब आपको यहाँ पे हमको समझाना पड़ रहा है। हम तो पढ़े लिखे आदमी पढ़ लेंगे बिल, किसान को समझाना चाहिए ना, अगर आपको लगता है कि इतना कन्विंसिंग था। 20 साल के रिपोर्ट सब देख लीजिए पार्लियामेंट की। बादल साहब को समझाना चाहिए था ये, आप उनको तो समझा नहीं पाए। क्यों नहीं समझा पाए? जो कहाँ समझे, छोड़ के चले गए। अगर अभी दुष्यंत जी कान बंद करके बैठ जाएं तो मैं क्या समझाऊंगा दुष्यंत जी को? मैं अरे दुष्यंत जी को सेकेंडरी समझाइए, प्राइमरी में सहयोग समझाएंगे। रुकिए, हर्षवर्धन को भी शामिल करें। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दुष्यंत किसानों के हितों के खिलाफ नहीं बोलेगा,
दुष्यंत भाई, मैं एक और मिनट, मेरे एक मिनट, समर्थक दुष्यंत भाई, लोग किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर देखिए, किसानों के लिए लड़ाई बहुत दिनों से लड़ी रही जा रही है, लेकिन उस समस्या को कोई हल नहीं करता। अगर इतना बढ़िया फार्मूला आप लोगों के पास था, टिकैत साहब के पास, टिकैत साहब तो मतलब पीढ़ियों से किसान नेता हैं, उनके पास ये फार्मूला था, तो उनके फार्मूले को आपने क्यों नहीं लागू कर दिया अब तक कि इससे कम पे कोई अनाज नहीं खरीदा जाएगा? मालूम था, लेकिन हम लागू नहीं किया हमने आज तक। क्यों नहीं किया? अब अभी आपसे पूछूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीति ज्यादा है या वाकई इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं? देखिए, कई दशकों पुराना देखिए नीरज जी, दुष्यंत रुकिए एक मिनट। बड़ा जब हम इस तरह की किसी भी कानून की बात करते हैं, और ये कानून कोई, पहली बात तो यही कि तथ्य पे बात करें अगर, क्योंकि भावनात्मक भाषण देना है तो हो ही रहा है। घर का पुराना बहुत बड़ा किसान रहा होगा कोई, कि जिसके घर पे कई ट्रैक्टर होंगे, ये सड़ा गला ट्रैक्टर था, इसको लाके इंडिया गेट पे जला दिया और बहुत अपमान किसानों का किया। क्योंकि किसानों के घर पे अगर उनका ट्रैक्टर जल जाए, किसानों के जो खेती में काम आने वाला कोई उपकरण जल जाए, तो उसके लिए वो अपने बच्चे के जाने जैसा होता है। ये शायद पता नहीं किसान नेता लोग कैसे सोचते हैं, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के नेता हैं तो उनको जो करना है वो करें। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि ये अध्यादेश जून में आ गया, 6 महीने से हरसिमरत कौर बादल को नहीं समझा पाए, तो मुझे लगता है कम से कम हम लोगों को जब राष्ट्रीय चैनल की बहस करें तो 2-3-4 बातें ठीक से बात करनी चाहिए। क्या सचमुच ये व्यवस्था ऐसी है जिसमें मंडियों की मोनोपोली खत्म होने के बाद कोई विकल्प नहीं है? इसका जवाब है, ये जो भी बोल रहा है वो निरा असत्य बोल रहा है। दरअसल मंडियों की व्यवस्था के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उसमें विकल्प बढ़े, लेकिन विकल्प बाध्यता नहीं होगी, इसलिए ही ये कानून आए हैं। और तीनों कानून उसी सुधार की बात करते हैं जो MS स्वामीनाथन साहब ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा था, राष्ट्रीय कृषि आयोग नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि ये कानून काम कैसे करेगा, तो उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। अभी तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई है, लेकिन जब सिद्धारमैया जी थे या जब JDS और कांग्रेस की गठजोड़ की सरकार थी, तब भी वहां वो सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता था, जिसका नाम है UMP, यूनिफाइड मार्केट प्रोसेस। एक लाइसेंस पे कर्नाटक की 100 मंडियों में कारोबार हो सकता है। अब जैसे ही हम कारोबार कहते हैं, फिर कोई चिल्लाने लग सकता है कि अरे देखिए ये कारोबार घुसा है। वो कारोबार मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसान या कोई भी कृषि कारोबारी एक लाइसेंस लेगा और सभी मंडियों में बराबर जाके खरीद बिक्री कर सकेगा। उसकी जो गेट पर उसकी उपज है, उसकी तोल से लेकर, उसकी गुणवत्ता से लेकर, उसको तरीके बताने से लेकर सब कुछ वो बताएंगे और वो तय करेंगे कि एक तय समय के अंदर उनको रकम भी मिल जाए। ये व्यवस्था है जो पहले से है। और उसी का एक दूसरा एक्सट्रीम है कि जो मक्का के लिए मशहूर है बिहार, वहां मक्के की आज तक कोई मंडी नहीं है, बावजूद इसके कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो सुबह सुबह नाश्ते में हम लोगों को कॉर्नफ्लेक्स मिलता है, वो भी बिहार से ही आता है। लेकिन अभी देखिए, दुष्यंत नागर ही बता रहे थे कि 600 में मक्का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार ने कभी कोई कृषि को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं। और वही बिहार में, मैं उसी बिहार में बता रहा हूं कि एक सरकार का कार्यक्रम है जिसके तहत छोटे किसान मिल के जीविका के तहत आके बातचीत करते हैं और मिलते हैं। ऐसी व्यवस्था को बड़े स्तर पर FPO कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि देश के किसान नेताओं ने किसानों को ये सब नहीं बताया। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं पत्रकार हूं, मैं आर्थिक स्थिति समझता हूं, मैं कृषि पर ध्यान रखता हूं, 250-300 से ज्यादा मैं शोध बना चुका हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसान को दाल रोटी चावल, ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसको आप हो सके तो बार बार सुनाइए दर्शकों को कि दाल रोटी चावल, चूंकि सरकारी खरीद धान, सरकारी खरीद गेहूं बढ़ गई, उसमें दाल, कुछ और चीजें बदली गई, लेकिन किसान को भेड़ की तरह चलने को मजबूर किया गया। कहां से कीमत मिलेगी भाई? आप कह रहे हैं कि MSP दे दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे भाई, जब आपने कह दिया कि एक साथ सरकार खरीदेगी, FCI के गोडाउन में ले जाके यार्ड में सड़ जाएगा। किसी व्यवस्था को जब ठीक करने की हर्षवर्धन रुकिए, है तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि इस कानूनों में भी जो 3 कानून बन गए हैं राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत के बाद, हो सकता है कुछ कमियां हो। नहीं, हर्षवर्धन, मेरा सवाल ये है अगर बातचीत होती कि तो ये जो भी कानून थे या जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं, उस बात को हरसिमरत कौर बादल, बीजेपी को समझाना चाहिए। राहुल गांधी, अजय माकन,
इतने लोगों को लगा दीजिए जो 2014 से लेके 2013-14 से लेके 17-18 तक बोलते रहे, देखिए देश का किसान समझ जाएगा। वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। नहीं समझा रहे ना। देखिए अब मैं यहां पे बोलता हूं, दुष्यंत नगर आपसे सवाल है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि एमएसपी में सब अनाज खरीदा जाता है। कितना अनाज खरीदा जाता है दुष्यंत सागर जी एमएसपी पे? तो ये भ्रम किसानों को देश में एक नैरेटिव बन रहा कि एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। अरे खरीदा कितना जाता है भाई, कितना खरीदा जाता है एमएसपी पे? तो एमएसपी का भ्रम क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? 80% के आसपास हमारा ऐसा किसान है जिसका 2 एकड़ से छोटी जमीन है। अब आप एमएसपी से छोटे एकड़ पहुंच गए, होता नहीं है कि वो बेचे। सुन लीजिए भाई साहब, आप संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्या पर जवाब लीजिए ना। लेकिन जो किसान बेचने लायक है उसकी खरीदारी कहाँ हो रही है? मैंने उदाहरण दिया है अभी मक्का का। आप बताइए, जवाब दे दें, तिवारी जी दे दे या गोपाल जी दे दे जवाब। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कानून बनाया है अपने मित्रों के लिए। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये सूट बूट की सरकार है, ये इनको चिंता सिर्फ सूट बूट के लोगों की है। इनको चिंता किसकी है? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अब इस सेक्टर में आना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। उनके हिसाब से इन्होंने कानून बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई डिस्प्यूट किसान के और कैपिटलिस्ट के पूंजीपति के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है, तो उसकी सुनवाई एसडीएम के यहाँ होगी। आपकी नीयत साफ है तो आप उसको क्यों नहीं अदालत का में कार्रवाई करने का क्यों नहीं दर्जा प्राप्त आपने होने दिया? क्योंकि आपके दोस्तों को दिक्कत हो जाती। एसडीएम लेवल पे आप मैनेज कर सकते हो। तो आप जी अधिकार मजाक कर रहे हैं। ये पूरा कानून कोर्ट में जाने को कौन रोक सकता है? दुष्यंत जी आप किसी कर रहे हो आप, या तो आपने इस कानून को ठीक से पढ़ा नहीं है या आप मजाक कर रहे हैं। कोर्ट में जाने से किसी को रोके। भारत में किसी सरकारों की ताकत नहीं है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से किसी व्यक्ति को रोके। मैं ये रुक जाइए एक मिनट दर्शन भाई, जमीन के ऊपर फार्मिंग करे बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े पूंजीपति। सुनिए सर, सुनिए ना, ये देखिए बड़े बड़े भाषण, बड़े पूंजीपति, सूट बूट की सरकार। तथ्यों पे बात करिए सर। ये नैरेटिव्स आप कितने साल से चला रहे, नहीं चल रहा है ना, बार बार चुनाव हार जाते हैं आप। ये नैरेटिव छोड़िए ना, फैक्ट पे बात करिए, फैक्ट पे बात करिए सर। मक्का का क्या एमएसपी है आज? मक्का 5 रुपए किलो बिक रहा है। मक्का का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपने सिस्टम क्या क्रिएट किया है। मजाक कर रहे हैं आप लोग। इनको देश को बताना चाहिए। देश को आप बताइए ना कि क्या सिस्टम हमने बना के रखा है कि 90% अनाज बाहर बिकता है मंडी से। बिल्कुल, ये भ्रम पैदा कर रखा है आपने। अब उस मंडी से अगर अलग कर रहे हैं तो दिक्कत है। आप मुझे बताइए ना कि इतना जादुई फार्मूला आपके पास था तो आप लागू कर देते। जब मंडी की शक्ति, सुन लीजिए, जब मंडी का विकल्प किसान के पास है, ये कॉमेडी शो अभी भी है ना, वो कहाँ बंद हो गया? वो मंडी के रेट से मैच करता है। कॉमेडियन की तरह 3 साल में इस कानून के लागू होने के बाद में मंडी समाप्त हो जाएगी तो एकाधिकार हो जाएगा गोपाल जी के मित्रों का। अच्छा, एक बड़े टिकैत जी बहुत देर से, टिकैत जी और हर्षवर्धन जी से आप ही लोग बात करें क्या? एकाधिकार होगा। टिकैत जी किसान बहुत देर से हैं, सस्ते में बेचने को मजबूर होगा। टिकैत जी आप लोगों को यही डर है क्या? अरे सर आप सुनो ना, किसान नेता है, आपको भी यही डर लग रहा है क्या? नोटबंदी कि सब कुछ खत्म। अरे एक मिनट रुको ना दुष्यंत भाई, मौजूदा जो व्यवस्था है उसको आप देखिए। उस सिस्टम में फैक्चुअली आप मुझसे ज्यादा जानते हैं आप, क्योंकि ग्राउंड पे किसान है। 90% 80% किसान अनाज बाहर बेचता है, मंडी में नहीं बिकता है सर। एमएसपी से बहुत कम खरीद होती है, केवल 5-6% किसान ही अपना माल बेच पाते हैं। रखने की जगह नहीं है, एफसीआई वाले भगा देते हैं। बोरा नहीं है आज जगह नहीं है, वो लौट के चला आता है किसान। ऑप्शन मिलेगा ना उसको एक। क्या और अगर किसान ने, सर किसान की कोई गलती नहीं, मैं किसान की गलती नहीं गिना रहा हूं। किसान को कैसे विकल्प मिले मैं ये बता रहा हूं। आप इसको क्यों नहीं समझ पा रहे? तर्क बताइए। तो बता देते हैं। हाँ देखो, अगर हम 2007 में जाएं, 2007 में बाहर से गेहूं की खरीद हो रही थी विदेशों से, और जो उसका एग्रीमेंट हुआ था वो 1400 रुपए क्विंटल भारत सरकार ने किया। उस टाइम पे मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और जो हमारे किसान को जो भाव मिल रहा था, जो एमएसपी का रेट था, वो 680 रुपए के आसपास था। तो मनमोहन सिंह जी ने टिकैत साहब को बुलवाया और ये कहा कि भाई देश में प्रोडक्शन बताओ, आप कैसे प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं।
तो उनको सुझाव दिया, 70 मिनट की मुलाकात हुई और आज 13 साल हो गए देश में गेहूं बाहर से नहीं खरीदने की जरूरत पड़ी। जैसे नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया 2013 में, स्टैंडिंग कमेटी जो उसकी बनी नए भूमि अधिग्रहण की, उसमें सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन बनाई। वो बीजेपी की पार्टी से थी। कांग्रेस की सरकार थी, जयराम रमेश थे, जो सारी बैठकर सब लोगों की बातचीत हुई। हम भी बीच की भूमिका निभाते थे। कभी हम बीजेपी के उसमें बात करते थे, राजनाथ सिंह के वहां मीटिंग करते थे सब लोग बीजेपी के साथ में, फिर इनके साथ में मीटिंग करते थे और एक बेहतरीन भूमि अधिग्रहण एक्ट आया। वो सारी पार्टियों के लोगों ने बना और जो देश के किसान संगठन थे उनने बैठकर दुनिया का एक बहुत बेहतरीन भूमि अधिग्रहण एक्ट हम यहाँ पे लेकर आए। आज उसका किसानों को लाभ हो रहा है। उसमें फिर बीजेपी की जब सरकार आई तो संशोधन करने की बातचीत करी, हर आदमी ने उसका विरोध करा। ऐसा ही इसमें चाहिए था कि इसमें क्या क्या हमको सुझाव इसमें डालने थे, सब लोगों से इसमें बैठ के बातचीत होनी थी। प्रधानमंत्री जी का फसल बीमा योजना आए, बहुत बढ़िया, वो लेकर आए, अपना एक दस्तावेज लेकर आए, बेहतरीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। पहले ही साल से उसमें गन्ने को हमने बाहर करवाया। जब आंदोलन हुआ, अधिकारियों से बात हुई, गन्ने को पहले ही दिन उससे वापसी करवाया। फिर क्या हुआ कि 3 साल में पूरा वो चेंज करना पड़ा हमको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको चेंज करना पड़ा क्योंकि पूरा प्रॉफिट वो कंपनी लेकर जा रही थी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप किसानों से बात नहीं करोगे, ग्रामीण रूट पे आप बात नहीं करोगे, आपको जानकारी नहीं होगी और दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के अधिकारी आपके पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें यही हाल होगा। हर्षवर्धन, अभी जब इनको आप क्या बोलना चाह रहे हैं? करना चाहिए? एक मिनट मेरा एक सवाल रहेगा इसमें सर, संक्षेप रखिए, ब्रेक लेना। हाँ। एक क्लोज इसमें डालना था इनको कि मंडी में खरीदो, मंडी के बाहर खरीदो, कोई भी खरीद करे वो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं करेगा। ये क्लोज ये डाल देते इसमें, आगे की और चीजें तो साहब ये संभव नहीं है। मैं तो चुनौती देता हूं, कोई सरकार ये करके दिखाए कि कोई भी अनाज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। ये नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकली समझिए ना सर इस बात को। इसका मतलब ये है कि देश का किसान अनाज पैदा करेगा नहीं, वो सस्ते सर। देखिए सर, एक मिनट, टिकैत साहब बस शांति सुन लीजिएगा। देखिए, अगर हमको हवाई बातें करनी है, कल्पना में जीना है, यूटोपिया बनाना है, बड़े बड़े ख्वाब देखने हैं, तो ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ग्राउंड पे हमें बात करनी है तो ये नहीं हो सकता कि समस्त उत्पादित अनाज एमएसपी पे खरीदा जाए। इसलिए ये बात आप तर्क पे आप खुद सोचिए ना मेरी, नहीं बन सकता कानून सर। ये आप प्रैक्टिकली सोचिए ना। अरे सरकार बनाएगी, पैसा चाहिए ना उसके लिए खरीदने को। पेड़ लगाएगा कि कहां से खरीदेगी सरकार, बताइए मुझे आप। ये कोई भी कहां से खरीदेगा? कोई भी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता है ना, गन्ना की क्या हालत है? कंपनियां दे पा रही क्या पैसा? कंपनियां दे पा रही पैसा? तो आप समझिए ना। देखिए सर, किसानों के हित की हर आदमी बात कर रहा है, लेकिन आप मार्केट को छोड़ के सिर्फ किसान की बात नहीं कर सकते। गन्ना किसान की क्यों दुर्दशा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि कीमत सरकार ने तय कर दी है। चीनी बिकेगी नहीं उस भाव पे तो कंपनियां देंगी नहीं। आपके पास खाता है, जाइए छापा मार के ले लीजिए। किसान सस्ती चीज किसान ही देगा? नहीं देगा सर, डायनेमिक्स बदलेगा। टिकैत साहब ये जो अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था कि हमको तरीके बदलने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, हमें अपने तरीके बदलने की जरूरत है। वो नहीं बदल रहा है ना, वो नहीं बदल रहा। हर्षवर्धन, छोटा जवाब, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। हर्षवर्धन, बहुत छोटा जवाब आप इशारा करें, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना, फिर प्रोफेसर साहब और दुष्यंत के पास चलेंगे। छोटा ब्रेक लेना। हर्षवर्धन, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं बहुत छोटे में दो बात कर रहा हूं। हाँ। एक बात ये कि जो कहा जा रहा है कि एसडीएम को क्यों किया, और मुझे बड़ी हंसी भी आई उस पर, और यही कह के किसानों को भड़काया जा रहा है। एसडीएम सबसे छोटी इकाई है किसानों के लिहाज से। आप एक तरफ कह रहे हैं कि छोटे छोटे किसान कैसे जाएंगे, किससे बात करेंगे, और आप कह रहे हैं कि एसडीएम नहीं, उनको जिला न्यायालय ले जाइए, उनको अदालत में ले जाइए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कह रहे हैं कि क्या एमएसपी बाध्य कर दी जाए, आप किसानों की दुर्दशा के चक्र को परमानेंट कर देना चाह रहे हैं, स्थायी कर देना चाह रहे हैं।
दुनिया में हर पैदा करने वाला आप हर हंसते उत्पादक रहिए, कहता है कि हमारी देश कीमत बर्बाद होता ज्यादा रहेगा, से ज्यादा मिले, देश की इकोनॉमी यानी उस पे तो रोक दुनिया हंस लगानी रही है। पड़ती और आप किसान आज को पता कह है रहे हैं आपको कि हंगर वो इंडेक्स सबसे में कम आप पे कहाँ बेचे। हैं? मुझे लगता है कि किसान भारत अगर और इतनी पाकिस्तान बात की समझ तुलना जाएंगे करके देखिए कि ये हंगर इंडेक्स MSP में बाध्य कराने वाले भारत कौन कहाँ लोग पे हैं, है, जो सिर्फ 4 पाकिस्तान से कहाँ है, 6% श्रीलंका और बांग्लादेश कहाँ सरकारी है? खरीद होती है, तो सारा मामला समझ में आ जाए। आपने इसी प्रकार की बात कर करके पिछले 6 साल में देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, सारे देश के मूल स्वरूप को तबाह कर दिया। आप इसी तरह हंसते रहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और किसान कानून जो बने हैं नए 3, उनको लेकर के देश भर में काफी आंदोलन है और विपक्ष लामबंद है, और उसमें एनडीए के भी एक सहयोगी शिरोमणि अकाली दल शामिल है। उनको भी लगता है कि ये कानून किसानों के विरोध में है। चर्चा इसी पे हो रही है। अभय दुबे के पास चलते हैं, CSDS में प्रोफेसर हैं। अभय दुबे जी, मेरा एक सिंपल सवाल है कि तीनों जो कानून बने हैं उसको इस मौजूदा परिस्थिति की जो सिस्टम अभी मैं बात कर रहा था या टिकैत साहब बता, उसके मद्देनजर देखिए कि जब हमारा पूरा सिस्टम अभी भी लगभग वैसे ही चल रहा है, अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट की खेती है, मतलब आप लोग किसान अगर हैं तो ये समझते होंगे कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़मीन अधियां पे दे के खेती करा रहे हैं, या अपना खेत किस दे देते हैं कि 8,000 रुपये बीघा, 10,000 रुपये बीघा दे देना, कोई और खेती कर रहा है। ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही हो रही है। और वो किसान मुंबई में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, खेती उसकी कहीं मुरादाबाद में या कहीं हो रही होगी। अगर इसको एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तौर पे सामने लाया जा रहा है, उसकी एक कोशिश हो रही है कि एक प्रयोग है, इसको सफल होगा। ये प्रयोग बहुत जगहों पे सफल हुआ है। मैं बार बार प्रोफेसर तिरुचंद शास्त्री का नाम लेता हूं कि उन्होंने 36,000 किसान के जोड़ के जो पैदा किया वो MSP से ऊपर बेचवा रहे हैं। तो ये प्रयोग बड़े पैमाने पे अगर हो रहा है तो उसको क्यों विरोध किया जा रहा है? MSP का भ्रम क्यों फैलाया जाता है? ये क्यों डर दिखाया जाता है किसान मर जाएगा एकदम? जी वाजपेयी जी, इस विरोध का और विरोध का मुख्य कारण यह है कि इसके पीछे जो अंदेशे हैं उन अंदेशों को सरकार स्पष्ट कर पाने में नाकाम है। देखिए, पहला कानून APMC की इजारेदारी खत्म करने का है, दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने का है, तीसरा कानून स्टॉक लिमिट्स के बारे में है। ये 3 मोटे तौर पे ये कानून है। ये दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, ये किसानों की अनिश्चितता को और बढ़ा रहा है, बजाय इसके उनकी अनिश्चितता को कम करे। इसमें इन तमाम बातों में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण की जरूरत है, और कानून बनाने से पहले काफी ग्राउंड वर्क की जरूरत थी। सरकार, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली पार्टी है, निश्चित रूप से कोई शक नहीं, ये उसकी आत्म छवि भी है। इसके लिए वो बहुत ज्यादा धौंसपट्टी का भी इस्तेमाल करती है। हमने कानून बना दिया, जो राजनीतिक नुकसान होगा देखा जाएगा, अकाली दल छोड़ के चला जाए, दुष्यंत चौटाला की पार्टी छोड़ के चली जाए, देखेंगे हमारे पास बिग पिक्चर है, हम पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, हम कृषि का चेहरा बदल देना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो आएंगे, अपील करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ दिनों तक आंदोलन चलेगा, उसके बाद आंदोलन की हवा निकल जाएगी। ये सब बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक ऐसा होगा तब तक बहुत बड़ी राजनीतिक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। किसान आंदोलन होगा, आंदोलन तो मान लीजिए दमन हो गया, बात और भड़क गई, भाजपा के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। इसके लिए अगर सरकार एनडीए को विश्वास में लेती, अगर किसान संगठनों को, जैसा कि टिकैत साहब कह रहे हैं, किसान संगठनों को विश्वास में लेती, एक पूरा माहौल बनाती, एक ग्राउंड वर्क करती, सरकार ने ऐसा ग्राउंड वर्क नहीं किया। पहले अध्यादेश निकाला, फिर कानून निकाल दिया। अब आप देखिए ना, अध्यादेश जब निकाला गया था उस वक्त अकाली दल इस कानून के पक्ष में था। वहां पे वो कृषि मंत्री का पत्र दिखा रहे थे सुखबीर सिंह बादल, लेकिन जैसी परिस्थिति बदली और उन्हें लगा कि हमारा बचा खुचा आधार भी पंजाब में खिसक जाएगा, वैसे ही वो इस कानून के खिलाफ हो गए और उन्होंने सरकार भी छोड़ दी और एनडीए भी छोड़ दिया। ये इस बात का सबूत है, ये सरकार की मिस हैंडलिंग है। सरकार ने इस मसले को ठीक, अपनी ज्यादा ताकतवर बहुमत की सरकार होने के नाते जो गुरूर है, उस गुरूर के चक्कर में सरकार ने नुकसान किया है। ये सर, कैबिनेट का मिनिस्टर कैसे गुमराह हो सकता है? वही हरसिमरत कौर बादल बैठ के 20 जुलाई को ज्ञान दे रही है, उसके अच्छाइयां समझा रही है। हरीश रावत जी ने वीडियो दिया है। कोई गुमराह नहीं है, तो फिर राजनीति है ना, राजनीति है ना ये। मैं आपसे सहमत हूं, कोई गुमराह नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अकाली दल पहले इस कानून के पक्ष में था। हाँ, अब क्यों विदक गया? वाजपेयी जी, मैं ये कह रहा हूं अकाली दल इस कानून के पक्ष में था, लेकिन बाद में परिस्थिति बदलते देखकर स्थानीय परिस्थिति कारण वो इसके खिलाफ हो गया। स्थानीय परिस्थिति क्या है? स्थानीय परिस्थिति गुमराह नहीं हो रही थी, उन्होंने राजनीतिक फैसला लिया है। हाँ, वो अड़हतिया जो इनको पैसा फाइनेंस करता होगा उसने मना कर दिया होगा, ये दिक्कत हुई होगी ना। अकाली दल की पिछली बार ना के बराबर सीटें आई थी,
वही तो मैं कह रहा हूं सर, कि जो आड़तिया था उससे नाराजगी मोल लेना भारी पड़ रहा है, इसलिए मान गए। उसने देखा कि अगर उसने इस बार अगर किसान नाराज हो गए तो ये सीटें भी अगली बार नहीं आएंगी, इसलिए उसने ऐसा किया है। गोपाल जी, क्या यही कारण है? देखिए नीरज जी, पहले मैं बता दूं, अच्छा एक मिनट रुकिए, पहले इसका जवाब बाद में दीजिएगा। एक बहुत सीरियस आलोचना आपकी है, वो मैं भी कर रहा हूं आपकी आलोचना, कि आप लोगों ने इस कानून बनाने से पहले विशद चर्चा क्यों नहीं करी लोगों के साथ? किसान संगठनों को बुला लेते, टिकैत साहब को बुला लेते, बहुत सारे लोगों को बुलाते, क्यों नहीं, इस पर डिबेट क्यों नहीं हुई? नीरज जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा 20 साल से किसानों की समस्या पे इस देश में चर्चा हो रही है, और जितनी रिपोर्ट चाहिए आप निकाल लो, सब में ये कहा गया है कि एपीएमसी जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, उसको हमें रिवैम्प करना है। लोगों ने तो उसको डिसमेंटल करने की बात कही है, हमने फिर भी कहा है कि एक वैकल्पिक खड़ा करते हैं, दोनों को टेस्ट कर देंगे, जो एफिशिएंट होगा दोनों से और एफिशिएंसी आएगी, कंपटीशन आएगा। ज्यादातर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एपीएमसी एक्ट को खत्म करना ही किसानों की समस्या का समाधान है। तो फिर 20 साल से जो चीज चर्चा हो रही है, हर पैनल पे संसदीय समिति ने, कृषि क्षेत्र स्वामीनाथन कमेटी ने, और जो प्राइस डिस्कवरीज की वेरियस कमेटीज हैं, कितने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की कितनी कमेटीज को आप रिपोर्ट पढ़ लो, यहाँ पे मैं आपके सामने ला दूंगा, सब यही कह रही हैं जो आज हमने किया है। तो फिर और क्या चर्चा? अगर फिर किस बात की चर्चा की मांग कर रहे थे आप? नीरज जी, 65 साल बीत गए, किसानों की हालत बद से बदतर है कि नहीं देश में, और उसका सोल्यूशन रुकिए ना सर, टिकैत साहब कोई इंप्लीमेंट नहीं करता था, क्योंकि इसके तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। जो ये मंडियां बंद होगी, इसके रिजल्ट तो आने शुरू हो गए। वही आड़ती जो मंडी के अंदर बैठा था, वो मंडी छोड़कर बाहर उसने नई मंडी खोल ली, वहां पर टैक्स फ्री खरीदेगा, और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा तो कौन लेकर जाएगा मंडी के अंदर? मैं तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, उन्हें बड़े बड़े 20-20, 25-25, 10-10, 15-15 एकड़ की जगह ले ली, वहां पर उन्होंने अपना बयाना दे दिया, वहां पे बाहर गोदाम बनाएंगे, बाहर के बाहर बेचने का 2 साल में। ये तो गुड़ की खरीद होगी ना, आज से शुरू होगी यहाँ पे, आज और कल से टैक्स फ्री गुड़ जा रहा है सब जगह, तो मंडियां तो होगी खत्म यहाँ पे। तो अगर सब अगर 2 साल की इंतजार कहाँ कर रहे हो गया मंडी तो खत्म। ये मंडियों की जमीनें बिकेगी, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को लीज पर जाएगी। सर मंडियां केवल 4 दीवारी थोड़ी है, उसके अंदर की 100 एकड़ जमीन थोड़ी है। अगर मंडी के अंदर बैठा हुआ आड़तिया बाहर लगा के अपनी दुकान माल बेच रहा, खरीद रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? बिक जाने दीजिए उस जमीन को। मंडी का मतलब जमीन है क्या? अगर उस सिस्टम से निकल के वो आदमी बाहर बैठ के माल खरीद बेच रहा है, धंधा उसका चल पड़ा है, तो फिर मंडी का क्या मतलब है? सरकार मंडी के अंदर तो सरकारी अधिकारी बैठा था ना, सरकारी अधिकारी जो एमएसपी खरीद के लिए बैठा था, वो अब भी बैठा रहेगा, क्योंकि एमएसपी में खरीदना है उसको, बैठा रहेगा। तो ये गारंटी दे दो ना कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। एमएसपी के नीचे जो सरकारी खरीद वो हो रही है, अभी भी होगी, उसमें कहा मना। मैं तो लगातार वो बात कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है। बाहर आदमी सस्ते में खरीदेगा, सरकारी खरीद होगी नहीं। कितनी सरकारी खरीद होती सरकारी है? तो मैं तो वही कह रहा हूं सर, आप मेरी बात का जवाब स्वयं दे रहे हैं कि अगर 30 करोड़ अनाज में से केवल 5-4 करोड़ टन ही खरीदा जाता है एमएसपी पे, तो हम कौन सी बहस कर रहे हैं कि बंद हो जाएगा कल से? ये बताइए आप मुझे। नहीं, जो प्राइवेट लोग हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन तो लगेगी ना सर। प्राइवेट, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बार बार प्राइवेट लोग आ जाएंगे, प्राइवेट लोग आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। सर ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं? कितने प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर लिया सारे किसानों के ऊपर? आप खरीदवा दो ना फिर। 600 रुपए क्यों मक्का बिक रही है? क्यों 3000 रुपए चना बिक रहा है? अरे मसूर बिक रही है 3500 रुपए। एक बार खुलने दीजिए ना सर। ये अपने आप जो आपको डिसबैलेंस दिख रहा है ना, वो अपने आप ठीक होगा। अब ये खुल तो रहा है, प्राइवेट लोग तो खरीद रहे हैं इसको। अरे महाराज, अभी 2 ही दिन तो हुए, आप तो मतलब चाह रहे हो कि कल से सिस्टम बन जाए। जो एपीएफसी मंडी में बैठ के अड़तिया जो होर्डिंग करता है, उस पर आपने कुछ नहीं बोला कभी, वो आपको सही लगता था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मुद्दे में राजनीति ज्यादा है। दुष्यंत, समय कम हो रहा सर, दुष्यंत जी आप अपनी बात रखिए। राजनीति ज्यादा है या मेरिट ज्यादा है? देखिए सर, मैं आपके इसी का जवाब देना चाहता हूं। हाँ। आज मंडी है, एमएसपी है,
मंडी में खरीदने का ऑप्शन है, तो बाजार में जो भाव अगर किसान बाहर खुले में भी बेचने जाता है तो वो एमएसपी के आसपास ही रहता है। और कई बार तो आप देखोगे तो 10-20-50 रुपए ज्यादा ही होगा, जैसे अब की बार गेहूं में था। जब 2-3 साल में कंपटीशन में ये मंडियां नहीं टिक पाएंगी, मंडियां कोलैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इनकी जमीनें बिक जाएंगी जैसा हमारे टिकैत साहब कह रहे हैं, और जो बाहर अपना वेयर हाउस स्टॉक करने के लिए बना के बैठा है वो मनचाहे दाम में खरीदेगा, फिर तो मोनोपोली पूंजीपतियों की चलेगी ना सर। ये फिर अच्छा, बाहर भी कहाँ माहौल मिलेगा, बाहर कहाँ कीमत मिलेगी सर? दुष्यंत जी, ये आप लोगों को यही ऐसा तो चिंता है सर, नहीं, इसीलिए ये तो हम लोग अपनी बात कह रहे हैं आपसे। आपकी चिंता जायज हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई एक उदाहरण से कोई एक कमोडिटी बताइए जिसको कॉर्नर करके आज तक बड़े ऊंचे भाव मैं में बेचा उदाहरण गया। सुबह सर बताइए ना, कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसको कब्जा कर लिया गया और उसको मनमाने भाव में बिकवाया जा रहा है? एक कमोडिटी बताइए आप लोग किसानों के नेता हैं, किसान को ये नहीं समझा पाए कि भैया इस उपज में आपको नुकसान होगा, इसको मत बोइए। क्यों नहीं समझाएंगे आप? किसान संघर्ष समिति के नेता बने तो आप क्यों समझाएंगे किसान को? भाई नहीं सर, किसान को समझाने का ठेका सरकार ने ले रखा है, आप किसान के नेता, आप नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं ये समझाया जाता कि ये खेती इस साल अगर आप दोबारा करेंगे तो आपको नुकसानों का भाव नहीं मिलेगा? लेकिन नहीं, वो हम नहीं समझाएंगे, वो हमारा काम नहीं है। पिछले साल आज के सीजन में मक्का का भाव 2200 था, आज मक्का का भाव 800 है। क्यों? ये सरकार के कार्यकाल में पिछले साल से क्यों है? बताइए ना, 42,000 लोगों ने आत्महत्या की है। क्यों है 800 रुपए किलो? बताइए। हर आधे घंटे में एक किसान, क्यों है 800 रुपए किलो? हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अरे सर, जहां पे दुष्यंत जी बुरा मत मानिएगा, महाराष्ट्र में आपकी सरकार चल रही है ना, यहाँ की एपीएमसी सबसे मजबूत है ना, यहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है। 97वें नंबर पे है, यहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है महाराष्ट्र में, और यहाँ की एपीएमसी नाम है वाशी मंडी की एपीएमसी, यहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है। कपास का भाव नहीं मिला भाई, वही तो बता रहा हूं कि एक जो डिसबैलेंस है कृषि के अंदर, उसको ठीक करने की जरूरत है, और किसान के हित को सामने रख के, किसान के हित को प्राइम करके। किसान को सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसान को चाहिए उसकी फसल का, उत्पाद का सही मूल्य, और कुछ नहीं चाहिए साहब। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इसी बात को ब्रह्म वाक्य मानता हूं कि किसान को अपने उत्पाद का सही मूल्य मिलना चाहिए। सही मूल्य अंडरलाइंड है, सही मूल्य। मैं आपके साथ खड़ा हूं कि किसान को अपनी हर उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। और सर यहाँ इतना और सुन लीजिए, मेरा छोटा सा सुन लीजिए, एक लाइन बोलिए, समय एकदम खत्म हो गया। करने का अधिकार कैबिनेट के पास होना चाहिए, पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए। सरकार मूल्य तय करे। फिर सर डिबेट अभी 1 घंटे इसी पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सरकार मूल्य तय करके सब कुछ खरीदी नहीं करा सकती, तो वो भ्रम क्यों आप पैदा कर रहे हैं? देखिए, बुरा मत मानिएगा, किसी ने किसी एक चैनल पे किसी अर्थशास्त्री ने कहा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि सबसे बड़ा जो अर्थशास्त्री है वो किसान है, वो समझता है। मैं उसकी बात से 100% सहमत हूं, मैं उसको वेट करता हूं, लेकिन उसी किसान ने 72,000 रुपए का वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था जो राहुल जी ने दिया था। तो इसलिए किसान को भ्रमित मत करिए, उसको समझने दीजिए, उसके साथ खड़े होइए, और आपके साथ हूं मैं कि सही मूल्य मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज।